नमस्कार, मैं हूं मोहन अहिरवार और आज हम बात करने वाले हैं श्रीनिवास आर कंडोला की बुक असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। इस बुक के पार्ट 3 की हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, असफलता की सही समझ हासिल करने में मदद करना। यह पुस्तक आपके सामने यह स्पष्ट कर देगी कि असफलता किसी भी मोड़ पर मिल सकती है और किसी भी व्यक्ति को मिल सकती है, चाहे वह कितना ही योग्य या साधन संपन्न क्यों न हो। यह आपको प्रोत्साहित करती है कि आप असफलता को शाश्वत अनुभव के रूप में देखें और समझें। यह रचनात्मक और विनाशकारी असफलताओं के अंतर को पहचानने में भी आपकी मदद करती है। इसके अलावा यह पुस्तक असफलता का समग्र और पूर्ण वर्णन करती है, जिसमें व्यक्ति, संबंध और कैरियर तीनों को शामिल किया गया है। उन सबसे आम असफलताओं की सूची प्रदान करना जिनसे हर इंसान का सामना हो सकता है। यह पुस्तक 66 सबसे आम अनुभव का चित्रण करती है जिनका सामना किसी भी इंसान को करना पड़ सकता है। इन तत्वों को दोहरी प्रक्रिया के माध्यम से पहचाना गया है। दोस्तों, शुरुआत में तो सफलता और असफलता तथा लोकप्रिय मनोविज्ञान पर उपलब्ध साहित्य के आधार पर श्रीनिवास आर कंडोला ने 350 कारणों को पहचाना जो किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में असफल करवा सकते हैं। उनकी प्रकृति के आधार पर उन्होंने उन्हें आत्म केंद्रित, संबंध केंद्रित और कैरियर केंद्रित कारणों में वर्गीकृत कर लिया। दोस्तों, फिर उन्होंने एक राष्ट्रीय सर्वे किया जिसमें उन्होंने पाया कि असफलता के 350 कारणों को शामिल करते हुए एक जांच सूची विकसित की और लोगों से इन कारणों को वरीयता के क्रम में चुनने के लिए कहा। दोस्तों, असफलता के कितने कारण हैं? 350 कारणों को उन्होंने शामिल किया। हम सही से ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि असफलता के सही में कारण कितने होते हैं, क्योंकि इन्होंने 350 कारण इसमें बताए गए हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 प्रतिभागियों से उन सबसे आम और प्रासंगिक कारणों को चुनने के लिए कहा गया जो लोगों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में असफल करवाते हैं। 500 प्रतिभागियों से अधिक ने जिस कारण को चुना उसे इस पुस्तक में शामिल किया गया है। सिर्फ 2 कारण नहीं लिए गए हैं और ऐसा इसलिए किया गया ताकि हर आयाम में 22 कारणों की एक रूपता रखी जा सके। अगर पाठक इन 66 कारणों के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो उन्हें अपनी असफलताओं का प्रबंधन करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। वैसे यह ज़रूरी नहीं है कि सभी पाठक अपने जीवन में 66 कारणों का सामना करेंगे, परंतु मेरा मानना है कि हम सब इनमें से अधिकांश कारणों का कभी न कभी सामना करेंगे। यह पुस्तक तात्कालिक समाधान, नुस्खे, कार्य योजना प्रदान नहीं करती। यह पुस्तक असफलताओं से बचने या उबरने के लिए तात्कालिक समाधान प्रदान नहीं करती। आपको इसमें विनाशकारी असफलताओं को रचनात्मक असफलताओं में बदलने के समाधान या नुस्खे भी नहीं मिलेंगे। अपने 15 साल के प्रबंधकीय अनुभव में श्रीनिवास आर कंडोला ने देखा है कि लोगों में सीखने की इच्छा तब तक नहीं जागती जब तक कि उन्हें सीखने की आवश्यकता न हो। बिल्कुल ये सही बात है। हम जब तक सीखने की कोशिश नहीं करते जब तक हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती, और ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमें अगर किसी से लड़ाई करना है तो हमें तैयारी पहले करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जिस दिन हमें पानी पीना है उसी दिन कुआं खोदेंगे तो हम हार जाएंगे। डेफिनेटली हम हार जाएंगे। तो इन्होंने भी वही बात कही है, क्योंकि आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जो समय प्रबंधन की तकनीकों व उपकरणों जैसे ऑर्गेनाइजर्स, कैलेंडर्स, अपॉइंटमेंट शीट्स, सेक्रेटरीज आदि की कमी के कारण अपने समय का प्रभावकारी प्रबंधन न कर पाया हो। बहरहाल ये उपकरण व तकनीकें सिर्फ सतही हैं। समय का प्रभावकारी प्रबंधन करने की वास्तविक योग्यता व्यक्ति के भीतर होती है। समय का प्रभावकारी प्रबंधन करने की
योग्यता व्यक्ति के भीतर होती है, वास्तविक योग्यता उसके भीतर ही होती है। इसी तरह आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से श्रीनिवास और कंडोला नहीं मिले हैं जो दुबले होने की मशीनों और उपकरणों की कमी के कारण अपना वजन न घटा पाया हो। जिन व्यवहारवादी समस्याओं का हम सामना करते हैं उनकी जड़ें गहराई में होती है और उनके लक्षणात्मक व्यवहार न सिर्फ अपर्याप्त होता है बल्कि भ्रामक भी होता है। व्यवहारवादी मामले आंतरिक होते हैं, वे व्यक्तित्व के केंद्र में स्थित होते हैं, उन्हें फैशनेबल फार्मूलों से नहीं बदला जा सकता। इसके अलावा यह भी सच है कि रेडीमेड समाधानों और नुस्खों के बजाय आत्म अवलोकन से ही इंसान सचमुच सीखता है। रेडीमेड समाधानों और नुस्खों के बजाय आत्म अवलोकन से ही इंसान सीखता है दोस्तों, परंतु उनकी परिस्थितियाँ और प्रतिक्रिया व्यापक है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। हर व्यक्ति को अपने आंतरिक स्वरूप को टटोलना होता है। इस पुस्तक का लक्ष्य आपको उस स्तर तक पहुंचाना है। इसके लिए चिंतन, आत्मावलोकन और सीखने का अभ्यास दिया गया है ताकि सही दिशा का ज्ञान हो सके। इस अभ्यास का सार यह है कि व्यक्ति अपनी असफलता के कारणों को खुद पहचाने। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति जिसको सफल होना है, अगर वो अपनी असफलता के कारणों का पता लगा लेगा तो निश्चित ही उसको सफलता हासिल जल्दी हो जाएगी। उन्हें प्रबल, मध्यम तथा मृदु में वर्गीकृत करें और अपना सुधार कार्यक्रम तैयार करें। मैं यहाँ इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि किसी ने भी कभी भी किसी दूसरे के नुस्खे पर अमल करके आज तक कुछ हासिल नहीं किया है। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरों के नुस्खे पर अगर अमल करेंगे तो निश्चित ही कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। कोई भी आपके लिए ऐसा कार्य योजनाएं या कदम दर कदम उपकरण कभी नहीं बना सकता जिनके द्वारा आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकें। अगर यह संभव होता तो उपलब्धियां कारों की तरह फैक्ट्रियों में बन रही होती और उन्हें दुकानों पर डिस्काउंट में बेचा जाता। बिल्कुल ही ये सही बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उपलब्धियां कारों की तरह होती। सही बात है। और उन्हें फैक्ट्रियों में डिस्काउंट के तौर पर दुकानों पर बेचा जाता। आपको अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने खुद के रास्ते, तरीके और उपकरण खोजना पड़ेंगे। अगर आप असफलता से डरते हैं तो मैं आपको यह सुझाव देता हूं कि आप इस पुस्तक को इसी समय नीचे रख दें। अगर आप असफलता से डरते हैं तो डॉक्टर श्रीनिवास आर कंडोला का कहना है कि मैं आपको यह सुझाव देता हूं कि आप इस पुस्तक को इसी समय अपने हाथ से नीचे रख दें। असफलता के हर कारण के संबंध में बताई गई वास्तविक जीवन की केस स्टडीज़ में विनाशकारी असफलताओं का वर्णन है। अगर आप असफलता से डरते हैं तो इस बात की संभावना है कि आप इन केस स्टडीज़ से विचलित हो जाएंगे। इस पुस्तक का आनंद लेने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने मन से असफलता के डर को निकाल दें। अगर आप अपने मन से असफलता के डर को निकाल देंगे तो निश्चित ही आपकी जीत संभव हो सकेगी। ये खंड 1 आया है आत्म केंद्रित असफलताएं, क्योंकि उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है इसको। तो पहला हमारा खंड है आत्म केंद्रित असफलताएं। हम अपने बारे में बहुत कम जानते हैं, बिल्कुल सच है। और हम जानेंगे कि उन्होंने बुक में बताया कि कैसे हम जानें। क्या आप जानते हैं कि लगभग 80% लोग 50% से ज़्यादा बार अपनी कोशिशों या कामों में असफल होते हैं? क्या आप जानते हैं कि लगभग 80% लोग 50% से ज़्यादा बार अपनी कोशिशों या कामों में असफल होते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये 80% लोग उन लोगों से कमतर नहीं है जिन्हें आप सबसे सफल और प्रभावकारी मानते हैं?
फिर ये लोग असफल क्यों होते हैं? दोस्तों, वे अपनी ही वजह से असफल होते हैं। यह आसान लग सकता है, परंतु दरअसल यह है नहीं। लोग क्षमता, प्रदर्शन, सपनों या महत्वाकांक्षाओं की कमी के कारण असफल नहीं होते। वे माहौल की कमियों के कारण भी असफल नहीं होते। लोग क्षमता, प्रदर्शन, सपनों या महत्वाकांक्षाओं की कमी के कारण असफल नहीं होते। वे माहौल की कमियों के कारण भी असफल नहीं होते। तो सच तो यह है कि वे कई आंतरिक कारणों की वजह से असफल होते हैं। लोगों को असफल करवाने वाले 150 कारणों की सूची में से मैंने 22 सबसे महत्वपूर्ण कारण पहचाने हैं, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के 1000 लोगों के सर्वे पर आधारित है। क्योंकि ये जो बुक है, ये ऐसे ही नहीं लिखी गई है। इसमें हर शब्द का, हर वर्ड का जो भी उन्होंने बोला है, उसका प्रैक्टिकल किया गया है। प्रैक्टिकल के बिना ये बुक बनी नहीं है। आत्म केंद्रित असफलताओं के 22 कारण हैं। दिखावा करना। आत्म केंद्रित असफलताओं के जो 22 कारण हैं, उसमें सबसे पहला कारण है दिखावा करना। दूसरा कारण है अपनी धारणा को सामाजिक सत्य मानना। अपनी धारणा को सामाजिक सत्य मानना। तीसरा है आत्मसम्मान का अभाव। और इसमें चौथा है आत्मज्ञान, खुद को शिकार बनाना, दूसरों को नहीं, खुद को शिकार बनाना। ये पांचवा है। छठवा है आत्मनियंत्रण का अभाव। सातवां है अत्यधिक आत्म प्रेम अपने आप से। और आठवां है आत्म उदासीनता। नवा है आत्मदमन। दसवां है स्वयं से कम अपेक्षा। और 11वां है बेचैनी। 12वां है पछताने की आदत। 13वां है अपने दृष्टिकोण पर अड़े रहना। 14वां है दूसरों पर आत्मनिर्भरता। 15वां है आत्मस्तुति। 16वां है असंगत व्यक्तित्व। 17वां है संतुलन का अभाव। 18वां है लचीलेपन का अभाव। 19वां है डिप्रेशन या विषाद। 20वां है अपंगता। 21वां उत्साह का अभाव। 22वां है नकारात्मक व्यक्तित्व। असफलता के लिए जिम्मेदार उपर्युक्त सभी कारणों का वर्णन आगामी पृष्ठों में किया गया है। दोस्तों, असफलता के जो उन्होंने आत्म केंद्रित असफलताओं के जो 22 कारण बताए हैं, उनको अलग अलग से इन्होंने विस्तृत भी किया है। असफलता के लिए जिम्मेदार उपर्युक्त सभी कारणों का वर्णन आगामी पृष्ठों में किया गया है। साथ ही उनकी पुष्टि के लिए वास्तविक जीवन की केस स्टडीज भी दी गई है। ये 22 कारण मानवीय व्यक्तित्व के सभी आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें स्पर्श भी करते हैं। सफलता के विपरीत असफलता किसी भी तरफ से प्रहार कर सकती है, क्योंकि ये दुश्मन है। सफलता का जो दुश्मन है वो असफलता है। तो ये किसी भी तरफ से आपके ऊपर प्रहार कर सकती है। इसलिए इसे समझना बहुत जटिल है। अगर आप दुश्मन को समझ जाएंगे तो आप हारेंगे नहीं। स्वयं का आयाम एक ऐसा आयाम है जो व्यक्ति के असफल होने की सीमा को काफ़ी प्रभावित करता है। लोकप्रिय मान्यता के विपरीत असफलता बाहरी कारणों के बजाय आंतरिक कारणों से मिलती है। यह अपने व्यक्तित्व के कुप्रबंधन की वजह से घटित होती है। आत्म केंद्रित असफलता के लिए मूलतः 22 कारण जिम्मेदार हैं। मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि आप आत्म केंद्रित असफलता आकलन प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का जवाब दें, ताकि आप स्वयं के कारण होने वाली असफलता की दर निर्धारित कर सकें। इस प्रश्नावली में वे सभी 22 कारण शामिल हैं जिनकी वजह से लोग असफल होते हैं।
आपकी असफलता की दर 0 से 100% के बीच कहीं भी हो सकती है। आपकी असफलता की जो दर है वो 0 से 100% की ओर कहीं भी हो सकती है, जिनकी वजह से लोग असफल होते हैं। आपकी असफलता जो आपके स्कोर पर निर्भर होगी। सही प्रतिक्रिया जानने और सटीक आकलन के लिए आपको इस प्रश्नावली में दिए गए कथनों को सही तरीके से समझना होगा। दोस्तों, अगर हम सही से समझेंगे नहीं तो फिर हम सही से समझेंगे ही नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इस प्रश्नावली का जवाब देने से पहले आत्म केंद्रित असफलता के इन 22 कारणों को पढ़ लें। बहरहाल ऐसा करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, यह अनिवार्य नहीं है। ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि आप जो असफलता के जो आत्म केंद्रित असफलता है उसका जो 22 कारण है उसको आप पढ़ लें। आत्म केंद्रित असफलता आकलन प्रश्नावली 5 बिंदु वाले स्केल पर जवाब देने से पहले आप नीचे दिए गए कथनों को बहुत सावधानी से पढ़ें। यथासंभव ईमानदार रहने की कोशिश करें। आकलन में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मेरा सुझाव यह है कि इस प्रश्नावली का जवाब देने से पहले आप खंड 1 में दिए गए आत्म केंद्रित असफलता के 22 कारणों को पढ़ लें। यह अनुमान लगाने की कोशिश न करें कि आपका जवाब सही है या गलत है। आप सिर्फ इन 22 कारणों को पढ़ें, सिर्फ कथनों को सही तरीके से समझें और 5 बिंदु वाले स्केल पर निशान लगा दें। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले थोड़ी देर आराम करें, एक लंबी सांस लें और 1 मिनट का मौन रखें। 5 बिंदु वाले स्केल का वर्णन इस प्रकार है। बिंदु वाक्यांश वर्णन बिंदु है 5 बहुत ज़्यादा बार। इसका मतलब है कि आपको कथन में दी गई भावना का अनुभव अत्यधिक और लगभग हमेशा होता है। ये 5 बिंदु वाला आधार है। बिंदु है 5वां, वाक्यांश है बहुत ज़्यादा बार, वर्णन है, इसका मतलब है, इसको दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि आपको कथन में दी गई भावना का अनुभव अत्यधिक और लगभग हमेशा होता है, बहुत ज़्यादा बार होता है। 5वां है, चौथा है प्रायः। इसका मतलब है कि आपको कथन में दी गई भावना का अनुभव प्रायः होता है, परंतु हमेशा नहीं होता है। और तीसरा है कई बार। पहला था बहुत ज़्यादा बार, दूसरा था प्रायः, तीसरा है कई बार। इसका मतलब है कि आपको कथन में दी गई भावना का अनुभव कभी होता है और कभी नहीं होता है। दूसरा है कभी कभार। इसका मतलब है कि आपको कथन में दी गई भावना का अनुभव कभी कभार ही होता है, बहुत ही कम। इसका मतलब है कि आपको कथन में दी गई भावना का अनुभव बहुत कम होता है, यानी शायद ही कभी होता है। अब इसमें मुझे लगता है, पहला है मुझे लगता है कि मेरे आसपास के लोग मुझे सचमुच नहीं जानते। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग आपको सचमुच नहीं जानते? क्योंकि इसमें जो 5 कारण दिए गए हैं, इसमें ग्राफ भी उन्होंने स्केल से बनाया है और बताया कि बहुत ज़्यादा बार, 5वां था प्रायः, चौथा, तीसरा कई बार और दूसरा कभी कभार और पहला बहुत ही कम। मुझे लगता है कि मेरे आसपास के लोग मुझे सचमुच नहीं जानते हैं। तो इसका जो बहुत ज़्यादा बार है, आपको लगता है क्या आपको लोग जानते हैं? प्रायः कभी कभार जानते होंगे। तो इस टाइप से इसमें दिए गए हैं। दूसरा है मैं लोगों पर यह छाप छोड़ना चाहता हूँ कि मैं मूलतः सही चुनाव करता हूँ। ये आपको लगता है। मैं लोगों पर यह छाप छोड़ना चाहता हूँ कि मैं मूलतः सही चुनाव करता हूँ। चौथा है, तीसरा है मुझे लगता है कि मैं महत्वहीन हूँ। क्या आपको लगता है कि आप महत्वहीन हैं?
लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये तीसरा नंबर इसमें आपका आता है। चौथा नंबर है, मुझे लगता है कि मैं खुद को नहीं जानता। क्योंकि जो भी राइटर बुक लिखता है और अगर उसने सही से कोशिश की है और हर चीज़ का प्रैक्टिकल किया है, हर वर्ड का प्रैक्टिकल किया है, तो वो सही बुक में जो शब्द छोड़ेगा वो सही छोड़ेगा। इसमें जो डॉक्टर श्रीनिवास आर कंडुला ने जो बुक बनाई है, जो बुक लिखी है, इसमें एक एक वर्ड बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाला है और बहुत ही ध्यान से समझने वाला है। क्योंकि उनका कहना है, जो चौथा नंबर उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि मैं खुद को नहीं जानता। क्या आपको लगता है कि आप खुद को जानते हैं? पांचवा है इसमें, मेरे पास अगर कुछ चीज़ें होती तो मैं सफल हो गया होता। हर व्यक्ति यही कहता है, हर व्यक्ति का तो नहीं बोल सकता, लेकिन 100 में से 80% लोग यही बोलते हैं कि मुझे लगता है अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं 100% सफल हो जाता। छठवां नंबर है, मैं मानता हूँ कि आप कोई चीज़ तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि वह आपकी किस्मत में ना हो। क्या आप ऐसा बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि आप कोई चीज़ तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि वह आपकी किस्मत में ना हो? सातवां नंबर है, मैं महसूस करता हूँ कि मैं अनमोल हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अनमोल हो? आप दुनिया में पहला ही पीस है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मैं महसूस करता हूँ, आप महसूस करते हैं ऐसा कि आप दुनिया में अनमोल हैं। मैं अपने आंतरिक व्यक्तित्व को समझना और इसका विश्लेषण करना चाहता हूँ। ये 8वां नंबर है, परंतु मुझमें इस काम को टालने की प्रवृत्ति भी है। क्या आपको हर काम को कल पे छोड़ने की आदत है कि चलो ये काम कल कर लेंगे? अगर आपके अंदर ये प्रवृत्ति है तो आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप वो कल कभी आएगा ही नहीं। इन्होंने भी वही बात कही है। मैं अपनी भावनाओं और इच्छाओं का दमन करता हूँ। क्या आप भी अपनी भावनाओं और इच्छाओं का दमन करते हैं? अब तक मैंने जीवन में अपनी क्षमता से कम हासिल किया है। अगर मैं चाहता तो इससे ज़्यादा अच्छे परिणाम हासिल कर सकता था। ये बात बोली जाती है। अब तक मैंने जीवन में अपनी क्षमता से कम हासिल किया है। अगर मैं चाहता तो इससे ज़्यादा अच्छे परिणाम हासिल कर सकता था। ये 11वां है, मुझ में तनावग्रस्त और बेचैन रहने की प्रवृत्ति है। क्या लेकिन ये सोचना, ये सवाल खुद से ही करना है, किसी दूसरे से नहीं। ये सवाल अपने आप से करने हैं, क्या मेरे अंदर वो सब चीज़ है जो इसमें बताया गया है? अगर हमने इसको सही से समझ लिया तो हमारी मानसिक प्रवृत्ति सुधर सकती है। हमारी जो मानसिक प्रवृत्ति है वो सुधर जाएगी। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आपकी भी बात कर रहा हूँ, मेरी भी सुधर जाएगी, आपकी भी सुधर जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है दोस्तों। हर व्यक्ति माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। ईश्वर जब इस दुनिया में हमें भेजता है तो सबको बराबर चीज़ दे के भेजता है, लेकिन जब वो इस दुनिया में कदम रखता है तो वो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। कोई क्या बन जाता है, कोई क्या बन जाता है, किसी का दिमाग किधर चला जाता है, किसी का दिमाग किधर चला जाता है, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। तो इसमें उन्होंने बताया कि मैं मानता हूँ कि चाहे काम कोई भी हो, बुरे लोग बुरे हैं और अच्छे लोग अच्छे हैं। ये सवाल अपने आप से आपको करना है। अगर लोग मेरे प्रयासों की सराहना करते तो मैंने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया होता। अगर लोग मेरे प्रयासों की सराहना करते तो मैंने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया होता। ऐसा होता है क्या दोस्तों? आपके यहाँ भी अगर आपने कोई काम किया और लोग अगर आपकी तारीफ़ करेंगे तो आप क्या इससे अच्छा काम करेंगे? ये इन्होंने बताया है।
कि अगर लोग मेरे प्रयासों की सराहना करते तो मैं ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता। मैं जीवन में बहुत मेहनत करके ऊपर उठा हूँ और बहुत सी चुनौतियों के बावजूद यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या आप अपने आप से ये सवाल करते हैं कि मैं जीवन में बहुत मेहनत करके ऊपर उठा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज जो कुछ भी है मेरे प्रयासों से है। तो मैं जीवन में बहुत मेहनत करके ऊपर उठा हूँ और बहुत सी चुनौतियों के बावजूद यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पृष्ठभूमि को देखते हुए मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब ये 16वां है, मुझ में ऐसे काम करने की प्रवृत्ति है जिन्हें मैं पसंद नहीं करता या जिनमें मुझे आनंद नहीं आता। दोस्तों, ये बहुत सही पॉइंट है। मुझ में ऐसे काम करने की प्रवृत्ति है, आप में भी ऐसे काम करने की प्रवृत्ति है जिन्हें मैं पसंद नहीं करता या जिनमें मुझे आनंद नहीं आता। अगर आप जो काम करने वाले हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आपको आनंद कैसे आएगा? पहला सवाल तो यही है। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगेगा तो ही आनंद आएगा, अन्यथा आनंद बिल्कुल भी नहीं आएगा। दोस्तों, इसमें एक और है कि 17वां पॉइंट है ये अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद मुझे अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाना मुश्किल लगता है। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद मुझे अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाना मुश्किल लगता है। दोस्तों, काश मेरे, ये 18वां पॉइंट है, काश मेरे आसपास की दुनिया अधिक सुनियोजित, व्यवस्थित और अनुशासित होती। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि मेरे आसपास जो लोग हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे यार दोस्त हैं, वो अधिक सुनियोजित होते, व्यवस्थित होते और अनुशासित होते, तो मैं इससे मेरे काम करने का जो परिणाम है वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता। क्या आपको ऐसा लगता है? यह 19वां पॉइंट है, मेरे साथ जिस तरह से घटनाएं हो रही है उससे मैं डिप्रेस्ड या विषादग्रस्त हूँ। मेरे साथ जिस तरह से घटनाएं हो रही है उससे मैं डिप्रेस्ड या विषादग्रस्त हूँ। जिन लक्ष्यों को मैं हासिल करना चाहता हूँ, ये 20वां पॉइंट है, जिन लक्ष्यों को मैं हासिल करना चाहता हूँ उससे मैं उन्हें प्राप्त करने के लिए मैं प्राकृतिक रूप से अपंग हूँ। जिन लक्ष्यों को मैं हासिल करना चाहता हूँ उन्हें प्राप्त करने के लिए मैं प्राकृतिक रूप से अपंग हूँ। क्या आप अपने आप से ये सब सवाल करते हैं? अगर करते हैं तो बोलिए हाँ, क्योंकि लक्ष्य हासिल करना सभी चाहते हैं और अगर वो अपने आप से ये सवाल कर लें कि उन्हें प्राप्त करने के लिए मैं प्राकृतिक रूप से अपंग हूँ, तो उन चीज़ों का निवारण हो सकता है, समाधान हो सकता है। दुनिया में अगर समस्या है तो समाधान भी। ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, क्योंकि समस्या बनाई है तो समाधान भी उसका उसी वक्त बना दिया है। जिंदगी मेरे लिए एक मशीनी दिनचर्या बनकर रह गई है जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। जिंदगी मेरे लिए एक मशीनी दिनचर्या बनकर रह गई है जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। ये 21वां पॉइंट था और ये है लास्ट पॉइंट। मैं हर काम करने से पहले असफलता के प्रभावों के बारे में सोचता हूँ। ये 22वां जो पॉइंट है, ये इस जो आत्म केंद्रित असफलताएं हैं उसका
सबसे पावरफुल पॉइंट है। मैं हर काम करने से पहले असफलता के प्रभावों के बारे में सोचता हूँ। अगर आप असफलता के प्रभाव के बारे में सोच लेते हैं तो निश्चित ही आप जो भी काम करने वाले हैं उस काम की तैयारी बड़े अच्छे से करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, जिससे आप उस काम को करने में सफल हो जाएंगे। विश्लेषण: सभी 22 कथनों के स्कोर को जोड़कर कुल योग प्राप्त करें। अगर आपने ऐसा किया है तो 22 कथनों के योग को कुल योग प्राप्त करें। यह आपका आत्म केंद्रित असफलता आकलन प्रश्नावली स्कोर है। इससे यह पता चलता है कि आत्म केंद्रित असफलता के कारणों की वजह से व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आपकी असफलता की कितनी संभावना है। अपनी असफलता की संभावनाओं को निर्धारित करने के लिए अपने PSCF स्कोर की तुलना नीचे दिए चार्ट से करें, क्योंकि इसमें उन्होंने एक एक वर्ड जो दिया है वो अपने ही बारे में दिया है। अगर आपने वो वर्ड पढ़े हैं तो दोस्तों, इसमें उन्होंने एक टिप्पणी दी है कि अगर आपका स्कोर असफलता की संभावना का उच्च प्रतिशत दर्शाता हो तो तनाव, निराशा या दबाव महसूस ना करें। इसके बजाय इन 22 कारणों को अच्छी तरह से पढ़ें जिनकी वजह से आत्म केंद्रित असफलताएं पैदा होती हैं, और स्वयं को असफल कराने वाले कारणों को पहचान लें। जब तक आपको यह मालूम नहीं होगा कि आप असफल क्यों होते हैं, तब तक आप अपने जीवन में असफलताओं की संभावना को कम करने के लिए कोई सार्थक कदम उठा ही नहीं सकते। निश्चित ही जो उन्होंने टिप्पणी की है, ये वास्तविक टिप्पणी उन्होंने की है कि असफल कराने वाले कारणों को पहचान लें। जब तक आपको यह मालूम ही नहीं होगा कि आप असफल क्यों होते हैं, तब तक आप अपने जीवन में असफलताओं की संभावनाओं को कम करने के लिए कोई सार्थक कदम उठा ही नहीं सकते। दोस्तों, ये तो थी टिप्पणी कि जब तक आपको यह मालूम नहीं होगा कि आप असफल क्यों होते हैं, तब तक आप अपने जीवन में असफलताओं की संभावनाओं को कम करने के लिए कोई सार्थक कदम उठा ही नहीं सकते, क्योंकि मालूम ही नहीं होगा कि हम असफल क्यों हो रहे हैं, तो हम सार्थक कदम कैसे उठाएंगे। अब आत्म केंद्रित असफलताओं का पहला जो कारण है, ये इसमें दिया है दिखावा करना। इसको आप सही से पढ़िए। इसमें कारण 1 बताया है कि उत्साही स्वभाव की रश्मि नागपुर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA कर रही है। उन्होंने कारण दिया है कि उत्साही स्वभाव की रश्मि नागपुर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA कर रही है। उसके पिता नासिक की एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंटेंट है और माँ गृहिणी है। रश्मि की बड़ी बहन विवाहित है और बेंगलोर में रहती है। उसका छोटा भाई 12वीं कक्षा में पढ़ता है। रश्मि के माता पिता काफ़ी खुले विचारों के हैं। उन्होंने अपने बच्चों को काफ़ी स्वतंत्रता दे रखी है। उन्होंने कभी उन पर अपने विचार थोपने की कोशिश नहीं की। बचपन से ही रश्मि की दोस्ती लड़कियों के बजाय लड़कों से ज़्यादा रही। अब इसमें कारण दिया है कि दिखावा करना। तो बचपन से ही रश्मि की दोस्ती लड़कियों के बजाय लड़कों से ज़्यादा रही। उसके अनुसार इसका कारण यह है कि उसकी रुचि खेलों और राजनीति में है। वह टॉम बॉय जैसी दिखती है और यह मानती है कि स्त्रियोचित हाव भाव, भावनाएं तथा नज़रिए मूर्खतापूर्ण होते हैं। वह पारिवारिक जीवन मूल्यों और गृहिणी की भूमिका संबंधी चर्चाओं को भी अर्थहीन मानती है। उसकी अपनी क्लास के लगभग सभी लड़कों से दोस्ती है। रश्मि को इस बात पर गर्व होता है कि वह बहुत से क्षेत्रों में महिलाओं की पारंपरिक छवि से आगे निकल गई है। जब लोग यह कहते हैं कि वह दूसरी लड़कियों से अलग है तो उसे खुशी होती है। उसके आसपास के लोग उसे मानसिक रूप से
सशक्त मानते हैं, क्योंकि उसके जो हाव भाव है, रश्मि के जो हाव भाव है वो लड़कों जैसे हैं। उसका बोलना, चालना, पहनना, कपड़े पहनना और बातें करना, लड़कियों से उसकी दोस्ती कम है, लड़कों से उसकी दोस्ती ज़्यादा है। बहरहाल जब रश्मि के पुरुष मित्र दूसरी लड़कियों से प्रेम करने लगते हैं तो वह निराश हो जाती है। इस बात का उसे दुख होता है कि वो जो उसके जो मित्र हैं, जो लड़कों से जो उसने दोस्ती की है, तो वो अगर दूसरी लड़कियों से प्रेम करने लगते हैं तो रश्मि को निराशा होने लगती है। उसे यह एहसास हो चुका है कि हालांकि बहुत से पुरुषों से उसकी मित्रता है, परंतु उनमें से कोई भी उससे प्रेम नहीं करता। इस बात का उसे दुख है। क्योंकि सारे उसके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, या उसकी परवाह नहीं करता। कई बार उसके मन में इच्छा होती है कि वह भी शर्ट पैंट पहनने के बजाय दूसरी लड़कियों की तरह स्त्रीयोचित परिधान पहने, लेकिन ये बात जब उसको समझ आई तब तक वक्त ज़्यादा निकल चुका था। रश्मि रवि के प्रति आकर्षित है, जो कॉलेज में उसका सीनियर है। वह चाहती है कि रवि उसे पसंद करे और उसे अपनी गर्लफ्रेंड माने। रवि कई बार रश्मि से यह कह चुका है कि वह समाज सेवा तो कर सकती है, परंतु घर पर रहकर खाना बनाना और परिवार की देखभाल करना उसके बस की बात नहीं है, उसके बूते की बात नहीं है। चूँकि रश्मि अपने बारे में रवि की राय जानती है, इसलिए वह उससे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। कुछ समय से वह अपनी छवि को लेकर बेचैनी महसूस कर रही है। भावनात्मक स्तर पर उसकी इच्छा प्रबल हो रही है कि वह भी दूसरी लड़कियों की तरह दिखे और बने, परंतु मानसिक स्तर पर वह इस तरह की भावनाओं का जमकर प्रतिरोध करने की कोशिश कर रही है। अक्सर उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर लोगों को बता दे कि वह वैसी नहीं है जैसा वह दिखावा करती है, क्योंकि वह भी लड़की है, उसके अंदर भी दिल है, वह भी किसी से प्रेम करना चाहती है, लेकिन वो शुरू से ही वह लड़कों की भांति रहती है, लड़कों के कपड़े पहनती है, तो लड़कों का मन ही नहीं होता कि वह लड़का भी उसकी ओर आकर्षित हो और कोई लड़का उसे पसंद करे। परंतु मानसिक स्तर पर वह इस तरह की भावनाओं का जमकर प्रतिरोध करने की कोशिश कर रही है। अक्सर उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर लोगों को बता दे कि वह वैसी नहीं है जैसा वह दिखावा करती है। वह लोगों को बताना चाहती है कि स्त्री के रूप में उसके पास भी बहुत कुछ है, परंतु उसका अतीत और उसकी खुद की बनाई छवि उसके लिए बाधा बन चुकी है। उसने अपने आप को दिखावे के भंवर में फंसा लिया है। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में मेरे पहले दिन की बात है। चूँकि मैं वहाँ समय से काफ़ी पहले पहुँच गया था, इसलिए मैंने सोचा कुछ देर कैंटीन में जाकर बैठा जाए। मैं एक कोने में बैठ गया। वहीं बीच वाली लाइन में लगभग 30 साल की एक महिला बैठी थी और पुस्तक पढ़ने में तल्लीन थी। लगभग इतनी ही उम्र का एक आदमी उसके आगे वाली कुर्सी पर बैठ गया। वह सिगरेट सुलगाने लगा। महिला ने बहुत जोर देकर आपत्ति की और उसे सिगरेट पीने पर फटकारा। बाद में मुझे पता चला कि वे दोनों मेरी ही क्लास में थे। महिला का नाम जयंती था और पुरुष का नाम राजनाथ। जयंती बहुत संस्कारवान दिखती थी और परंपरागत मूल्यों के प्रति निष्ठावान नजर आती थी। उसका पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था, परंतु एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जयंती की एक 9 साल की बेटी भी थी। जयंती हमेशा परंपरागत कपड़े यानी साड़ी पहनती थी और बिल्कुल मेकअप नहीं करती थी। वह अक्सर हमें सलाह देती रहती थी कि हम नैतिकता और अनुशासन की राह पर चलें। वह हमें हमेशा
अच्छे आचरण का महत्व सिखाती थी और लंबे उपदेश देती थी कि भौतिकता की राह पर क्यों नहीं चलना चाहिए। एक दिन मैंने उससे पूछा कि 30 साल की उम्र में वह कंप्यूटर कोर्स क्यों कर रही है। जब वो टेबल पर बैठे थे तो उस महिला से मिले जिसका नाम जयंती था और उनकी क्लासमेट भी थी। क्योंकि सलाह देती रहती थी कि हम नैतिकता और अनुशासन की राह पर चलें। वह हमें हमेशा अच्छे आचरण का महत्व सिखाती थी और लंबे उपदेश देती थी कि भौतिकता की राह पर क्यों नहीं चलना चाहिए। एक दिन मैंने उससे पूछा कि 30 साल की उम्र में वह कंप्यूटर कोर्स क्यों कर रही है और इसके बाद वह क्या करेगी। उसने कहा कि वह एक धार्मिक संस्था के लिए काम करना चाहती है। इसके अलावा वह उन नैतिक मूल्यों को सिखाने के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहती थी जो हमारे समाज से तेजी से गायब हो रहे हैं। दोस्तों, हमने उसका उपनाम आयरन लेडी रख दिया। जो भी उनके क्लासमेट थे श्रीनिवास आर कंडोला के, उन्होंने उस लेडी का नाम, जो जयंती जिसका नाम था, उसका नाम उन्होंने आयरन लेडी रख दिया। वह हमें हमेशा फैशनेबल कपड़े पहनने और फिल्में देखने से रोकती थी। जयंती उन्मुक्त और मौज मस्ती करने वाले लड़के लड़कियों को पसंद नहीं करती थी। वह कहती थी कि इस तरह के लोग जीवन में आगे चलकर दुख सहते हैं। एक दिन वह मुझे अपनी बेटी के साथ कंप्यूटर सेंटर के पास दिखी। उसकी बेटी बहुत शांत थी और पारंपरिक दक्षिण भारतीय परिधान पहने थी। जब मैंने उससे उसके स्कूल सहेलियों और रुचियों के बारे में पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया। समय गुजरने के साथ मुझे यह एहसास हुआ कि जयंती खुद को अति सिद्धांतवादी साबित करने के अवसरों की तलाश में रहती थी। यही कारण था कि वह विवाह पूर्व प्रेम संबंधों, शाकाहार, पारंपरिक परिधान जैसे मुद्दों पर इतनी प्रबलता से विचार व्यक्त करती थी। लगभग 4 महीने बाद यह अफवाह फैलने लगी कि जयंती का मोहन के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। यह सुनकर सबको हैरानी हुई क्योंकि मोहन पहले से विवाहित तो था ही, वह शराब और सिगरेट भी पीता था। दोस्तों, इसमें कैरेक्टर आया है मोहन। मोहन मेरा भी नाम है, मैं विवाहित हूँ, लेकिन मैं शराब और सिगरेट दोनों नहीं पीता हूँ। कुल मिलाकर वह पूरी तरह भौतिकता के आनंदों में डूबा था। जयंती जैसी सिद्धांतवादी महिला ऐसे आदमी से कैसे प्रेम कर सकती है। बहरहाल बाद में पता चला कि अफवाह सच थी। जयंती ने अपना कंप्यूटर कोर्स पूरा नहीं किया और मोहन के साथ अपना संबंध जारी रखा। इसके बाद जयंती ने अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। उधर जब मोहन की पत्नी को इस प्रेम संबंध का पता चला तो उसने जयंती से इस अवैध संबंध को खत्म करने को कहा। जाहिर है जयंती ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने मोहन की पत्नी को यह सलाह दी कि वह उसका समय बर्बाद करने के बजाय अपने पति को काबू में रखे। जो महिला बहुत सिद्धांतवादी थी, जो शराब, सिगरेट और दूसरों को सलाह देती थी कि हमें सही से रहना चाहिए, फैशनेबल कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और जो भी क्लासमेट थे वो सबको सलाह देती थी। उस महिला का संबंध एक शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वाले व्यक्ति से हो जाए, ऐसा हो कैसे सकता है। और जब उस शराब पीने वाले की पत्नी ने उसे समझाया कि तू अपना जो प्रेम संबंध है ये मेरे पति से दूर कर ले, तो उस महिला का कहना था, जो सिद्धांतवादी महिला थी, उसका कहना था कि तू अपने पति को काबू में कर ले। ये क्या था कारण हम जानते हैं। कुछ दिनों बाद मैं जयंती से एक सिनेमा हॉल में मिला। वहाँ पैंट शर्ट पहनी थी। देखिए, सिद्धांतवादी थी
बाद में पैंट शर्ट पहनने लगी। उसने बाल छोटे करवा लिए थे और अब वह यह कहने लगी थी कि हर एक को जीवन का आनंद लेना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका कौन सा स्वरूप वास्तविक था, पहले वाला वास्तविक था कि ये बाद वाला वास्तविक था। ये मुझे भी समझ में नहीं आया, शायद आपको समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह संभव है कि रश्मि और जयंती दोनों को ही अपने प्रदर्शित स्वरूप या व्यक्तित्व से तकलीफ होती है। इसका कारण यह था कि जिन विचारों को वे व्यक्त करती थी वे वास्तविक नहीं थे। उन्होंने समाज की प्रशंसा हासिल करने के लिए यह ढोंग रचा था। उनका विचार था कि अच्छी छवि बनाने से उन्हें लाभ होगा। हम सब जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाने का ढोंग करते हैं और ये हर आदमी को मालूम होता है। जो व्यक्ति शराब पीता है, अगर उसे शुरू में आप शराब दोगे कि आओ शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, जो पीता है तो वो पीता ज़रूर है, लेकिन वो स्वांग ज़रूर करता है, ढोंग ज़रूर करता है कि नहीं मैं पीता नहीं हूँ, मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं तंबाकू नहीं खाता, मैं खैनी नहीं खाता। ये सब चीज़ें वो ढोंग करता है। हम में से बहुत सारे लोग जो इस तरह के ढोंग करते हैं वो ज़्यादातर असफल ही होते हैं, ये सच है। कुछ लोग रश्मि की तरह व्यवहार करते हैं तो कुछ जयंती की तरह। इस तरह के ढोंग बाद में परेशानी और असफलता का कारण बनते हैं। तो जैसे है वैसे ही रहो ना भाई, ढोंग करो ही ना, जैसे है वैसे रहो तो आपको परेशानी ही ना होगी। सफलता तो दूर की बात है, असफलता तो मिलना तय है, लेकिन सफलता तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा करो ही ना। यही नहीं, उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक चलाए भी नहीं जा सकता है। आप वास्तविक रूप में रश्मि या जयंती हैं या फिर आप झूठा दिखावा कर रहे हैं, इससे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा दिखावा करके आप सिर्फ अपना नुकसान करते हैं और अपने व्यक्तित्व को खुद अपने हाथों से नष्ट कर लेते हैं। अपने खुद के व्यक्तित्व को ही हम नष्ट कर लेते हैं और वो भी अपने हाथों से। अपनी धारणा को सामाजिक सत्य मानना, अपनी ही धारणा को सामाजिक सत्य मानना, अपनी धारणा को सामाजिक सत्य मानना, ये कारण दूसरा है। पहले रश्मि और जयंती वाला एग्जाम्पल दिया, अब कारण दूसरा हो। पहला कारण था, ये दूसरा कारण है। जिस धारणा को हम सही मानते हैं उसे सही साबित करने और सामाजिक सत्य के रूप में स्थापित करने के लिए हम व्याकुल रहते हैं। यह अलग बात है कि उस तथाकथित सही धारणा के सही होने के बारे में हमने कभी सवाल ही ना उठाए हो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी धारणाओं को तर्क और ईमानदारी की कसौटी पर परखते हैं। खुद एग्ज़ाम भी खुद ही लेंगे और गुरु भी खुद ही बनेंगे और उस तराजू में अपने आप को रखेंगे कि कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ मैं सही हूँ। जो व्यक्ति ऐसा करता है, ये मान लीजिए कि उसको ईश्वर ने ऐसी बुद्धि दे दी है कि वो ज़्यादा दिनों तक असफल नहीं रहेगा, वो बहुत कम समय में ही सफल हो जाएगा। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी धारणाओं को मूलभूत रूप से सही मानते हैं, इसलिए हम उन्हें सामाजिक सत्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अपनी धारणा को सही मानने से कई बार दुविधा पैदा होती है और अंततः यह जीवन में असफलता का कारण बन जाती है। मैं इस बारे में 2 सच्ची कहानियाँ बताना चाहूँगा कि तथाकथित मूलभूत सच्चाइयों की धारणा के कारण व्यक्तिगत जीवन में असफलता कैसे मिली। तथाकथित मूलभूत सच्चाइयों की धारणा के कारण व्यक्तिगत जीवन में असफलता कैसे मिली। दीपक बेंगलोर की एक BPO बिजनेस प्रोसेस
आउटसोर्सिंग कंपनी में ई कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हैं। कुछ समय पहले ही एक कॉल सेंटर में काम करने वाली पल्लवी से उसकी शादी हुई। वो बीपीओ की कंपनी में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है और कुछ समय पहले ही उसकी एक कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की पल्लवी से शादी हुई। उनकी शादी माता पिता ने तय की थी। दीपक के सुझाव पर पल्लवी ने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वह घर और दीपक के माता पिता की बेहतर देखभाल कर सके। दीपक के पिता रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे और माँ गृहिणी थी। दोनों ही वृद्ध थे और बीमार रहते थे। पल्लवी ने अपने पति और सास ससुर को खुश रखने की हर संभव कोशिश की, परंतु दीपक पल्लवी के पहनावे की वजह से उससे नाखुश रहता था। पल्लवी आमतौर पर फैशनेबल कपड़े पहनती थी, खासकर स्लीवलेस टॉप, और यह बात दीपक को पसंद नहीं आती थी। इसके अलावा दीपक को यह भी पसंद नहीं आता था कि पल्लवी उसके दोस्तों से ज़्यादा बातें करे। वह चाहता था कि वह नमस्ते करके अंदर चली जाए। बहरहाल वह यह भी चाहता था कि उसके दोस्तों के आने पर पल्लवी उनसे 1-2 मिनट के लिए ज़रूर मिले। पल्लवी का तर्क है कि उसके पहनावे में कुछ भी गलत नहीं है। पल्लवी का ये सोचना है कि वो जो भी कपड़े पहन रही है उसके पहनावे में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र की सारी लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनती हैं। उसे इस बात पर भी आपत्ति है कि वह अपने पति के दोस्तों से सिर्फ नमस्ते करे और बातचीत के बीच में उठकर ड्राइंग रूम से चली जाए। उसे यह समझ में नहीं आता कि जब दीपक के दोस्त नमस्कार के बाद भी उससे बातें करना चाहते हैं तो वह वहां से कैसे जा सकती है। एक दिन पल्लवी के पहनावे को लेकर दोनों में जोरदार बहस हो गई। गुस्से में दीपक ने पल्लवी की जींस पैंट और टॉप्स घर के बाहर फेंक दिए। पल्लवी इस तरह की अराजकता को सहन करने को तैयार नहीं थी, इसलिए वह रोते हुए घर छोड़कर चली गई। पल्लवी के माता पिता ने दोनों में सुलह कराने की भरपूर कोशिश की, परंतु वे कामयाब नहीं हुए। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि दोनों में सलाह हो जाए, दोनों समझ जाए बात को, लेकिन ऐसा हो ना सका, परंतु वे कामयाब नहीं हुए। दीपक इस बात पर जोर देता रहा कि वह पल्लवी को स्लीवलेस ड्रेस नहीं पहनने देगा और पल्लवी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मैंने दीपक से पूछा कि क्या पल्लवी उसके माता पिता का सम्मान करती थी और उनकी अच्छी देखभाल करती थी। उसने इसका जवाब हाँ में दिया। मैंने उससे पूछा कि उसके अनुसार पल्लवी को क्या पहनना चाहिए। उसने कहा कि वह आधी बाह की शर्ट पहन सकती है। मैंने पूछा आधी बाह की क्यों, पूरी बाह वाली क्यों नहीं। इस पर उसने जोर देते हुए कहा कि आधी बाह की शर्ट आदर्श और समाज सम्मत पहनावा है। जब मैंने उससे पूछा कि उसका यह नज़रिया कैसे बन गया तो उसने मुझे बताया कि उसने कभी अपनी माँ और चाचियों को पल्लवी जैसे कपड़े पहनते नहीं देखा। मैंने उसके इस तर्क का विरोध किया कि मेरी माँ और चाचियाँ पूरी बाह के कपड़े ही पहनती हैं और आधी बाह के कपड़ों को पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसने कहा कि आज की दुनिया के हिसाब से मेरे विचार दकियानुसी है। चर्चा के अंत में मैंने उससे बताया कि शायद पल्लवी भी उसके बारे में यही सोचती होगी। मैंने उससे पूछा कि वह किसी बात को मूलभूत सत्य के रूप में कैसे थोप सकता है, जबकि वह बात शाश्वत सत्य होने के बजाय सिर्फ व्यक्तिगत धारणा हो। पहनावे को लेकर कोई शाश्वत मानदंड नहीं है।
इसके अलावा जहाँ तक इस बात का सवाल है कि पल्लवी उसके दोस्तों से सिर्फ नमस्ते करके अंदर चली जाए, इसके पीछे यह धारणा है कि यही आदर्श तरीका है। दीपक सिर्फ दुविधा का शिकार है और उसने कभी अपनी धारणाओं के बारे में तर्कपूर्ण ढंग से सोचा ही नहीं। नीरज की प्रिय सब्जी पालक पनीर है। उसके अनुसार पालक पनीर के बिना भोजन अधूरा है। वह इस बात पर जोर देता है कि जब भी लंच या डिनर पर मेहमान आए तो पत्नी पालक पनीर बनाए, क्योंकि वह मानता है कि सभी सामान्य लोग इस सब्जी को पसंद करते हैं। नीरज को खुश करने के लिए उसके अधीनस्थों ने ऑफिस की पार्टियों के मेनू में पालक पनीर को शामिल कर लिया। सिर्फ नीरज को खुश करने के लिए ही उसके जो दोस्त थे, ऑफिस के जो स्टाफ थे, उन्होंने पार्टी रखी और उसके मेनू में पालक पनीर को शामिल कर लिया। एक बार जब नीरज और उसका परिवार उसके एक सहकर्मी की पुत्री के विवाह समारोह से लौट रहे थे तो नीरज इस बात पर झुंझलाने लगा कि वहाँ भोजन कितना खराब था। इसका कारण सिर्फ इतना सा था कि मेनू में उसकी प्रिय सब्जी नहीं थी। उसकी जो प्रिय सब्जी है पालक पनीर, वो उस मेनू में नहीं थी। उसकी पत्नी से रहा नहीं गया। उसने कह दिया कि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पालक पनीर को उतना ही पसंद करे जितना कि आप करते हो। पत्नी ने तर्क दिया कि उसे पालक पनीर इसलिए पसंद था क्योंकि बचपन में जहाँ वह रहता था वहाँ यही सब्जी पूरे साल मिलती थी, यानी कि ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता पालक पनीर को लेने के लिए, क्योंकि जहाँ नीरज रहता था उसके आसपास यही सब्जी ज़्यादा मिलती थी, तो उसकी आदत सी बन गई थी। क्योंकि बचपन में जहाँ वह रहता था वहाँ यही सब्जी पूरे साल मिलती थी। उसने अपने पति को याद दिलाया कि कई बार उसकी सहेलियों के आने पर जब नीरज ने उसे सिर्फ पालक पनीर बनाने पर मजबूर किया था तो उन्हें खाना पसंद नहीं आया था। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद है वह दूसरों को भी पसंद आए। जो चीज़ मुझे पसंद है हो सकता है वो मुझे ही पसंद है, आपको पसंद ना आए, मेरे पड़ोसी को पसंद ना आए, मेरे यार दोस्त को पसंद ना आए, मेरी पत्नी को पसंद ना आए, मेरे माता पिता को पसंद ना आए, मेरे भाई को पसंद ना आए। क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद है ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे रिश्तेदार या मेरे यार दोस्त या प्रिय मित्रों को पसंद आए। क्योंकि परंतु नीरज यही मानता रहा है कि ऐसे लोग हो ही नहीं सकते जो पालक पनीर पसंद न करते हो या भोजन में उसके अलावा किसी दूसरी सब्जी की इच्छा रख सकते हो। हम में से बहुत से लोग अपनी व्यक्तिगत धारणा को सामाजिक सत्य मानने के शिकार होते हैं। अनजाने में हम में अपनी धारणाओं को व्यापक करने और उन्हें दूसरों पर थोपने की प्रवृत्ति होती है, चाहे यह दीपक द्वारा पल्लवी पर थोपा गया पहनावा हो या नीरज की यह धारणा हो कि पालक पनीर से ही दुनिया चलती है। उम्र बढ़ने के साथ हम मानव जीवन को प्रभावित करने वाले बहुत से मामलों में धारणाएं बना लेते हैं और हम उन्हें ऐसे मूलभूत सत्य मान लेते हैं जिनके हिसाब से सब लोगों को चलना चाहिए। जब हम तर्क संगत सीमा को लांघकर अपनी धारणाओं को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तब इनसे अप्रिय स्थिति बन जाती है। प्रिय स्थिति नहीं बनती, अप्रिय स्थिति बन जाती है, बल्कि अप्रिय स्थिति बन जाती है और फिर वे न सिर्फ दूसरों के लिए समस्याएं खड़ी करती है बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे स्वस्थ संबंध बनाने और उन्हें पोषण देने की संभावनाओं पर भी विपरीत प्रभाव डालती है। आखिरकार सब्जी और पहनावे जैसी चीज़ें व्यक्तिगत पसंद का विषय है और उन्हें सामाजिक सत्य के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे पल्लवी को जो पसंद था
पहनना जो पसंद था वो दीपक को पसंद नहीं था, और नीरज को जो पालक पनीर पसंद था वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी पत्नी को भी पसंद आए, क्योंकि उसकी पत्नी ने भी ये कहा कि आप, मेरी सहेलियां जब आई थी तो पालक पनीर घर में बना था तो मेरी सहेलियों को पालक पनीर अच्छा नहीं लगा। लेकिन